हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज आपको NCERT, RBSC व CBSC की कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग प्रति पहले अध्याय ईंट, मनके तथा अस्थियां के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। मैंने इसी अध्याय को 4 छोटे-छोटे पार्टों में विभक्त कर YouTube पर अपलोड किए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उन्हें ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम पहले पार्ट के संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मैंने एनिमेशन व चित्रों का उपयोग कर इतिहास को सरल व रोचक बनाने का प्रयास किया है। यह अध्याय 12वीं कक्षा के साथ ही नेट, UPSC, RPSC, TGT, रेलवे, SSC, रीट इत्यादि सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अत्यंत उपयोगी व लाभकारी है। इसे आप अंत तक जरूर देखें व अपने मित्रों को शेयर कर उन्हें भी लाभान्वित करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। की मोहरें संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां हैं। ये मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक लिपि के चिन्ह बने हुए हैं। हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों आदि के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। संस्कृति, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात से मिली हैं। हड़प्पा नामक स्थान पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के भाग, हड़प्पा संस्कृति को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरा विकसित हड़प्पा संस्कृति और तीसरा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले जो संस्कृतियां अस्तित्व में थी उन्हें आरंभिक हड़प्पा तथा बाद में जो संस्कृतियां अस्तित्व में थी उन्हें परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। हिंदी में ईसा पूर्व को अंग्रेजी में BC कहा जाता है, जिसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। कभी कभी तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पहले। आजकल BC की जगह BCE तथा AD की जगह CE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति का आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृतभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नहीं के बराबर होती थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमानों पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ स्थानों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग हुआ था।
निर्वाह के तरीके। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में निर्वाह के तरीके समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और मछली व जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाजों के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कृषि प्रौद्योगिकी। यहाँ अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। बनवाली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा से संबंधित हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का यह प्रयास किया है कि वे लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक स्थान पर नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में यह अवशेष नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। पुरा वस्तुओं की पहचान। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों में अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। ये चक्कियां कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। इन चक्कियों के तल सामान्यतः उतल हैं। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। उत्खननों में मुख्यतः दो प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चला जाता था, जिससे नीचे वाला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को सालन पत्थर का नाम दिया गया है। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि
प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती थी? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक सुनियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया जाता था। हड़प्पा की बस्ती दो भागों में विभाजित है। हड़प्पा की बस्ती में एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसे दुर्ग कहा जाता है, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है, जिसे पुरातत्वविद ने निचला शहर नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो मात्र भवन के आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर इसके अनुसार उसका क्रियान्वयन किया गया था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। ईंटें धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई थी। ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी। ईंटों की लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी होती थी। इसी प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आवासों के निर्माण से पहले नालियों व गलियों को बनाया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से निकाला जाता था, इसीलिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर मकान गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों को ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मल कुंड में खाली होती थी। जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता का गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ आंगन के चारों ओर कमरे बने थे। आंगन गर्म और शुष्क मौसम में खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ एकांतता, प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाता था। यहाँ भूमितल ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। यहाँ कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं अधिकांशतः ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा
किया जाता था। विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। दुर्ग हड़प्पा की बस्ती में एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है जिसे दुर्ग कहा जाता है। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था लेकिन कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। माल गोदाम यह एक विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने हुए थे पहले ही नष्ट हो गए हैं। स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारों के साथ बने हुए एक नाले में मिलती थी। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। हड़प्पा की दुर्दशा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ईंट चुराने वालों ने इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल हड़प्पा से लाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो आज भी संरक्षित है। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। शवाधान। पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताओं को जानने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन है। मिस्र के विशाल पिरामिडों में से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृत व्यक्तियों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान के गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। ऐसी मान्यता थी कि इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जेस्पर नामक रत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मणकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज। पुरा वस्तुओं का अध्ययन सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक विधि है। पुरातत्वविद ऐसी पुरा वस्तुओं का अध्ययन कर उन्हें उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं।
पहले वर्ग में दैनिक उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभान, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सभी जगह पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ अथवा महंगी हो तथा स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। फयांस घिसी हुई रेत तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। फयांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिलती हैं, जबकि छोटी बस्तियों में ये बहुत कम ही मिली हैं। फयांस से बने लघु पात्र सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। फयांस के बने लघु पात्र अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, लेकिन कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं मिले हैं। उस समय सोना दुर्लभ तथा कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय शब्द पात्रों व घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संचय की वस्तुएं आभूषणों की अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं की हो सकती थी। यदि किसी कारणवश उनके स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता है। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की बहुत सी बस्तियां शिल्प उत्पादन से संबंधित थी। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की बस्ती है, जबकि चन्हुदड़ो 7 हेक्टेयर की एक बहुत छोटी बस्ती है। चन्हुदड़ो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। मनके बनाने में सुंदर लाल रंग के कार्निलियन, जस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित आकार के होते थे। कुछ मनकों को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर है जिस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चन्हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट, ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं इत्यादि के निर्माण में विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से निर्मित माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। चन्हुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके इत्यादि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों पर तक लाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए
पुरातत्वविद प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट को ढूंढते हैं। वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कचरे के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे व विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। कच्चे माल के लिए मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन कच्चे माल के लिए पत्थर, लकड़ी तथा धातु इत्यादि जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। यहाँ बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा उसकी उपनदियों के समीप बने नदी मार्गों तथा तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में बस्तियां स्थापित की, क्योंकि यहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था। अफगानिस्तान में शोर्तुगई अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल कार्निलियन सेलखड़ी और धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। कार्निलियन गुजरात में भड़ोत से व सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त होती थी। कच्चा माल प्राप्त करने की एक नीति अन्य क्षेत्रों में अभियान भेजना थी। कच्चा माल राजस्थान के खेतड़ी से तांबा तथा दक्षिणी भारत से सोना प्राप्त किया जाता था। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में प्राप्त हड़प्पाई पुरावस्तुओं ऐसे संपर्कों की संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर चोतपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति में विशिष्ट मृत भांड हड़प्पाई मृत भांडों से भिन्न है। खेतड़ी में तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। हड़प्पा सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण के अनुसार ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल नामक धातु के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, वह ओमान के समीप से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थ के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह पता नहीं कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। मगान वर्तमान में ओमान को ही कहा जाता है। मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरें, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन से मगान तथा मेलुहा नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। दिलमुन बहरीन द्वीप को कहा जाता था। मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की
लकड़ियों से बने उत्पादों का उल्लेख करते हैं। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रासाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। हड़प्पा के लोगों का ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। मुहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन मिलते हैं। बहरीन से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी नामक मुहर पर हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मान का अनुकरण करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें, लिपि तथा बाट। मुहरें और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते समय उसका मुख रस्सी से बांधकर और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया जाता था, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ जाती थी। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन की सील नहीं टूटती तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से सामान भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि। हड़प्पा की लिपि एक रहस्यमय लिपि है। हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। हड़प्पाई मुहरों पर बना एक जानवर का चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। हड़प्पा के अधिकांश लेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हड़प्पा की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इस लिपि की वर्णमाला नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। इसके चिन्ह लगभग 375 से 400 के बीच हैं। हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि इसको लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया था और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। इससे यह अनुमान लगता है कि हड़प्पा की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई क्षेत्रों से प्राप्त मुहरे, तांबे के औजार, मर्तबान के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टियां, आभूषण, अस्थि छड़े और एक प्राचीन सूचना पट पर इसकी लिखावट के प्रमाण मिलते हैं। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि यहाँ पर साक्षरता व्यापक स्तर पर थी। बाट। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट किसी भी तरह के निशान से रहित घन आकार के होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 6, 32 इत्यादि से लेकर 2800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। यहाँ धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं। मृत भांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों इत्यादि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में अत्यधिक एकरूपता मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटों का उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था। ईंटें जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों से यह पता चलता है कि कोई प्राचीन सत्ता इन्हें संगठित करती थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रासाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण से हमें कोई जानकारी
नहीं मिलती है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद अर्थात महल की संज्ञा दी है, परंतु इससे संबंधित अन्य कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में मिली हैं। इसीलिए इस पत्थर की मूर्ति को उन्होंने पुरोहित राजा कहा है। हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातत्वविदों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। कुछ पुरातत्वविद के अनुसार हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग शासक राजा होते थे। कुछ पुरातत्वविद यह तर्क देते हैं कि पुरावस्तुओं में समानताओं, ईंटें, मनके तथा अस्थियां नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से यह स्पष्ट है कि यह एक ही राज्य था। इन सभी मतों में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा क्रियान्वित किए जाते होंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे थे। कुछ हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई थी। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग इत्यादि कारणों से ये परिवर्तन हुए हैं। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा अमृत भंडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है कि हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। एक आक्रमण के साक्ष्य। यहाँ एक आक्रमण के साक्ष्य भी मिले हैं। डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक है। इस गली की 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत बुरी बुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 5 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों के पर आधारित है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले हैं जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। व्हीलर ने इन पुरातात्विक साक्ष्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ प्राचीर, किला या गढ़ है।
आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। व्हीलर का मानना था कि यह एक बहुत विकसित सभ्यता थी जिसमें विशाल किलेबंदियां की गई थी। इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास हो इत्यादि हो सकता है, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इंद्र को अभियुक्त माना जाता है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंधित नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 में संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां यह इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंधित विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह भी नहीं मिले हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव भी नहीं है। शहर का एकमात्र किलेबंद भाग दुर्ग था और वहां से अंतिम आत्मरक्षण के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में कई शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। उस समय पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के लिए लिखित स्रोतों जैसे साहित्य तथा अभिलेख इत्यादि का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। कनिंघम की मुख्य रुचि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक के आरंभिक इतिहास तथा उसके बाद के काल से संबंधित पुरातत्व में थी। कनिंघम ने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल चीनी तीर्थयात्रियों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और न ही एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर था। इसीलिए कनिंघम ने इसे खोज के लिए उपयुक्त नहीं समझा। कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं कनिंघम तक पहुंची, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि वे पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। जब एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी, तब उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। अन्य पुरातत्वविदों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। इसी अवधारणा के कारण वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए थे। यही कनिंघम का भ्रम था। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से अधिक प्राचीन थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली
मुहरों के समान मुहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों में मिली मुहरों जैसी मुहरें भी मिली हैं। इस प्रकार विश्व को मेसोपोटामिया के समकालीन एक नई सभ्यता की जानकारी मिली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। उनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में एवं दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की दिलचस्पी व उत्सुकता थी। पुरास्थल, टीले व स्तर। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों से मिले स्तरों से प्राप्त वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों को बंजर स्तर कहा जाता है। परित्यक्त स्तरों की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंधित किया जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम का पता किया जा सकता है। नई तकनीकी तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से कोई संबंध नहीं है। भारत के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात इस सभ्यता के प्रमुख स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। गुजरात के कच्छ, पंजाब और हरियाणा, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा में हुए अन्वेषण व उत्खनन तथा व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। पुरातत्वविद सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीपीय पुरातत्वविद तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण करते हैं और उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण करते हैं। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं।
अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है। ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृतभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान आदि हो सकती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती हैं। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिली हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का पहला सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ हो, जिसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। वर्गीकरण का दूसरा सिद्धांत उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। इसमें पुरातत्वविद को यह तय करना पड़ता है कि कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है, जैसे मनके, चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इत्यादि। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उसके परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं, जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी या नाले में या कब्र में या फिर किसी भट्टी में मिली थी। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन उनके पहनावे के विषय में हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई मुहर की तुलना मेसोपोटामिया में हुई खोजों से की व दोनों के संबंध में सांस्कृतिक अनुक्रम का प्रयास किया। व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, वे संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। आभूषणों से लदी हुई नारी की मृण मूर्तियों को उन्होंने मातृदेवियों की संज्ञा दी है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियों को पुरोहित राजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां आदि संरचनाओं का अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। अनुष्ठान के दृश्य वाली मुहरों के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ मुहरें जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, वे प्रकृति की पूजा के संकेत देती हैं। एक सींग वाला जानवर वाली मुहरें कल्पित तथा संश्लिष्ट लगती हैं। कुछ मुहरों पर पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, उसको आद्य शिव कहा गया है, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुछ पुरातत्वविदों ने सुंदरता से तराशे गए और तैयार किए गए 2 इंच से भी कम ऊंचाई के लाजवर्द मणि, जैस्पर, चाल्सेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं को लिंग माना गया है, जबकि कुछ पुरातत्वविद के अनुसार इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की
पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से नहीं मिलता है। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने की और दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की सामर्थ्य का दावा करते हैं। पुरातत्वविदों के सामने निम्न प्रश्न की व्याख्या की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि रही है? दूसरा, हड़प्पाई लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम उसके बारे में और कितना जान पाते? तीसरा, हड़प्पा के कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। चौथा, क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? पांचवा, हड़प्पाई क्षेत्रों में साक्षरता कितनी व्यापक थी? छठा, हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? सातवां, पुरातत्वविद स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्नों के बारे में अनुत्तरित क्यों हैं? आठवां, क्या महिलाएं मृदपान बनाती थी या फिर उन्हें केवल रंगने का कार्य करती थी? नौवां, दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? 10वां, हड़प्पा सभ्यता में नारी मृण मूर्तियों का क्या उपयोग था? इस प्रकार पुरातत्वविदों के सामने कई प्रश्नों की व्याख्या की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। काल रेखा, आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व का जो समय है वह निम्न पुरापाषाण काल कहा जाता है। वर्तमान से 80,000 वर्ष पूर्व का समय मध्य पुरापाषाण कहा जाता है। वर्तमान से 35,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल कहा जाता है। वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल माना जाता है। वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल माना जाता है। उस समय आरंभिक कृषक तथा पशुपालक थे। वर्तमान से 6,000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण काल माना जाता है, जिसमें तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व मानी जाती है। आरंभिक लौह महापाषाण शवाधान का समय 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का जो समय है वह आरंभिक ऐतिहासिक काल माना जाता है। ये सभी तिथियां अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्यों को इंगित करती हैं। काल रेखा 2, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 1875 ईस्वी में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 1921 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ हुआ था। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्रारंभ हुआ था। 1946 में व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया था। 1955 में एस.आर. राव द्वारा लोथल में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। 1960 में बी.पी. लाल और बी.के. थापड़ के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन प्रारंभ किया गया था। 1974 में एम.आर. मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ किया गया था। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल के द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ किया गया था। 1986 में अमेरिकी दल के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन शुरू किए गए थे। 1990 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा धोलावीरा में उत्खनन प्रारंभ हुआ। इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता का परिचय, पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, उसके आरंभ, निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, पुरावस्तुओं का अध्ययन, मोहनजोदड़ो का परिचय, नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य, दुर्ग, हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा, सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन, शवाधान, विलासिता की वस्तुओं की खोज, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, उत्पादन केंद्रों की पहचान, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, उपमहाद्वीप व उसके आगे से आने वाला माल, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मुहरें, लिपि तथा बाट,
मुहरे और मुद्रांकन, एक रहस्यमय लिपि, प्राचीन सत्ता, प्रासाद तथा शासक, हड़प्पा सभ्यता का अंत, एक आक्रमण के साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता की खोज, कनिंघम का भ्रम, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, पूरा स्थल, टीले व स्तर, नई तकनीकी तथा प्रश्न, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, खोजों का वर्गीकरण, व्याख्या की समस्याएं, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण का काल रेखा इत्यादि बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे देखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।